नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 13वां क्लास है और आज हम देख रहे हैं कक्षा 10 के भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास से संबंधित प्रश्नोत्तर को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न इसमें है वो पूछा गया है कि मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं। ऑप्शन है जैव संसाधन या अजैव संसाधन या नवीकरणीय योग्य संसाधन या संभाव्य संसाधन। तो यहाँ पर मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात जो होते हैं वह जैव संसाधन के हिस्से होते हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। इसके एक्सप्लेन में देखते हैं यहाँ पर। तो एक्सप्लेन में आपका कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग संसाधन के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे कि अगर संसाधनों की बात किया जाए तो संसाधनों को यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन बांटे जाते हैं। एक है जैव संसाधन और दूसरा है आपका अजैव संसाधन। जैव संसाधन किससे कहते हैं? तो जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन, ये सारे के सारे क्या इनमें जीवन है और इसलिए इन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उन्हें हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि चट्टान हो गई और धातु हो गई। तो ये तो उत्पत्ति के आधार, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगला पूछा जा सकता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। और अगला पूछा जा सकता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। तो यह क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं। और चौथा है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन और तीसरा है आपका मतलब विकसित भंडार और तीसरा है आपका संचित कोष। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। और चौथा जो आपका मतलब पांचवा है कि आपसे अगर पूछा जाए कि समय के आधार पर, ठीक है, तो समय के आधार पर तो क्या होता है, एक आपका परंपरागत होता है और दूसरा क्या होता है, गैर परंपरागत होता है। तो ये आपका एक्सप्लेन रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका नवीकरणीय योग्य और दूसरा होता है आपका अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर तो आपने पता है कि स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो पहला मैंने बताया था आपका कि स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है और अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, तो विकास के स्तर के आधार पर मैंने आपको बताया था कि संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संभावी, दूसरा होता है संचित कोष और तीसरा होता है विकसित। तो इस प्रकार से तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो हम कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है कि तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चार प्रकार के होते हैं। और विकास के स्तर के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। अगला क्वेश्चन है कि रियो डिजनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे रियो डिजनेरियो के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि पर्यावरणीय समस्या, तो बिल्कुल सही है कि रियो डिजनेरियो में जो आपका पृथ्वी सम्मेलन पहला हुआ तो उसमें पर्यावरणीय समस्याओं पे ध्यान दिया गया, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, तो इस पर भी ध्यान दिया गया, तो इस प्रकार से दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वन्य जीवों की तस्करी की समस्या, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो तीसरा वाला आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके एक्सप्लेन को देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो कि साल 1992 में हुआ था, इसमें है कि यह जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में कहा गया है। आगे कह रहा है कि इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी के सतत पोषीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान किया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 को कब स्वीकृति दी गई थी। तो रियो डी जेनेरियो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी में एजेंडा 21 को मतलब की सहमति दी गई थी। और एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था, तो सतत पोषीय विकास। अब यहाँ पे आगे देखते हैं एजेंडा 21 के बारे में क्या कह रहा है। तो यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधानों में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं या सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था, सतत पोषी विकास। एजेंडा 21 को कब लाया गया, तो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें लाया गया था। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आपका रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन जो क्वेश्चन था तो उसमें क्या था, तो पर्यावरणीय समस्याओं का हल ढूंढने के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इस पे चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। अगला आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरियो या जेनेवा प्रोटोकॉल। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि एजेंडा 21 को कब शामिल किया गया था, तो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, एजेंडा 21 को शामिल किया गया था। तो सही ऑप्शन होता है सी। फिर से इसके एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे यह घोषणा मतलब एजेंडा 21 क्या है, तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधानों में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों से या सतत पोषीय विकासों से या महिला सशक्तिकरण से या कुपोषण की समस्याओं से। तो यहाँ पे ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट की अगर बात किया जाए तो इसका संबंध सतत पोषी विकास से। तो सही ऑप्शन होता है बी। इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो इसके एक्सप्लेन में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से जो संसाधन संरक्षण की वकालत कब की गई थी, साल 1968 में, ठीक है, साल 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। उसके बाद साल 1974 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुमे सर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शनों की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। और साल 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया और इस रिपोर्ट ने सतत पोषीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक की पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया। तो ब्रंटलैंड आयोग का जो संबंध है वो किससे है, तो सतत पोषीय विकास से है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे मैंने बताया कि बी होता है और ये इसका एक्सप्लेन रहा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं।
तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि को खराब करना, ठीक है, जिसमें हम किसी प्रकार की फसल ना उगा सकें, ठीक है। तो उस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, भूमि निम्नीकरण से संदर्भित करते हैं कि ऐसी भूमि जिसमें हम फसल को ना उगा सकें, तो किन किन परिस्थितियों के कारण भूमि खेती लायक नहीं हो पाती है। तो पहला कह रहा है खनन, तो आपको बिल्कुल पता है कि अगर हम खनन करेंगे तो भूमि खेती लायक नहीं रह जाएगी। वनों उन्मूलन का मतलब कि अगर हम वनों की बहुत अधिक कटाई करेंगे तो भी, ठीक है, खेती लायक भूमि नहीं रह जाएगी। अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो मृदा में क्या हो जाएगा, लवणता बढ़ जाए, मतलब कि मृदा अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। अत्यधिक सिंचाई से मृदा की अम्लीयता बढ़ती है तो भी खेती के लिए नहीं रह जाएगा। और अति पशुचारण से मतलब कि हम अधिक मात्रा में पशुओं की चराई करेंगे तो भी भूमि कृषि के लायक नहीं रह जाएगी। तो यह सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि मानवीय क्रियाएं जैसे कि वनों उन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन एवं अत्यधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण वनों उन्मूलन भी होता है यानी कि वनों की कटाई भी होती है, जो भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण हुआ है। आगे है कि वहीं अत्यधिक सिंचाई से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और खेलछड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक धूल की परत भूमि पर जम जाती है, जो मृदा के जल सोखने की प्रक्रिया क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिससे भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये सारी की सारी गतिविधियां जो है भूमि निम्नीकरण, तो कहीं पर भूमि निम्नीकरण आए तो इसका मतलब होता है कि ऐसा भूमि बन जाना जो किसी प्रकार के उपयोग की ना हो, उसे हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो जो सारे के सारे ऑप्शन थे वह सारे के सारे ऑप्शन भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है केवल। तो क्योंकि आपने जानते हैं कि जो आपका उत्तरी मैदान है उसमें सिंधु नदी भी है, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस कारण से पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर जो पूर्वी तटीय मैदान है आपका, कि ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वह किससे बना हुआ है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जलोढ़ मृदाओं से बना हुआ है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल बी वाला आपका सत्य है। पहला वाला क्यों गलत है मैंने आपको बताया। तो सही ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन में वही चीज़ है कि भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान जो है जलोढ़ मृदा से निर्मित है। यह मृदा हिमालय की 3 प्रमुख नदी तंत्रों जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है। तो यहाँ पर केवल आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र दिया था, सिंधु नहीं दिया था, जिसके कारण पहला वाला ऑप्शन क्या था आपका गलत था, जिसको मैंने सही बताया। दूसरा आपका है कि पूर्वी तटीय मैदान, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूर्वी तटीय मैदान है वह विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, इनका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है आपका कि उच्चावच, तो जो बिल्कुल सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप, आपने पता है कि भारतीय कृषि आयोग संगठन के अनुसार भारत में मृदाओं का कुल 8 प्रकार बताया गया है। तो यही चीज़ कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण हुआ। तो इनका प्रमुख कारण क्या है, तो उच्चावच बिल्कुल सही है, जलवायु भी सही है, वनस्पतियाँ भी सही है और भूमि की आकृति भी सही है। यही सारे कारण हैं कि जिसके कारण मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी। एक्सप्लेन में देखते हैं यहाँ पर। तो जानते हैं यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट ये भी याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो मृदा जो है वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करता है। आगे कह रहा है कि मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा सनस्तर शैल, जनक शैल का मतलब कि जो हम लोग
आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, तो उन्हीं को हम लोग जनक सेल भी कह लेते हैं। तो जनक सेल यानी कि आग्नेय सेल। सनस्तर सेल का मतलब कि औषधि सेल। जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ तथा समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा की प्रक्रिया मतलब मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा जो जैसे कि मतलब मृदा में जो ह्यूमस पाए जाते हैं, ठीक है, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनता है। तो मृदा जो होता है जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनता है। आगे कह रहा है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भूमि आकृति, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और इस कारण से इस उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप या भारत में अगर आपसे पूछे कि मृदाओं के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तो मृदाओं के मुख्यतः कुल 8 प्रकार है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका भाबर और एक होता है आपका बांगर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा को एक होता है आपका खादर और एक होता है आपका बांगर, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। जो मृदाएं सूख जाती हैं तो आप देखते हैं उनमें कंकड़ पत्थर इस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही है कि यह बांगर मृदा में ही पाया जाता है। अगला कह रहा है कि खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि खादर में, ठीक है, जो क्या होते हैं कि महीन कण ज़्यादा होते हैं। तो यह तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सभी के सभी कथन सही है। अब यहाँ पे होता है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो पुराना जलोढ़ होता है उसे बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियां की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा महीन कण किस में पाए जाएंगे? खादर में, और मोटे कण किस में पाए जाएंगे? बांगर में। जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं काफ़ी उपजाऊ होती हैं क्योंकि अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गेहूँ, गन्ने, चावल और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया विवरण किस मृदा से संबंधित है? इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, विशाल क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक सेल से बनती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जो मृदाएं होती है दक्कन पठार, तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो मिड वाला क्षेत्र है ये क्या है? दक्कन का पठार है। उत्तर पश्चिमी भाग हो तो उत्तर पश्चिम भाग मतलब कि इन क्षेत्रों में पाई जाती है और यह लावाजनक सेलों से बनी हुई है। तो अब यहाँ पे इनकी स्थिति बता दिया कि यह इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह मृदा कौन से? ऑप्शन देखते हैं। जलोढ़ मृदा के बारे में कह रहा है, या काली मृदा के बारे में कह रहा है, या लाल और पीली मृदा के बारे में कह रहा है, या लेटराइट मृदा के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो लावाजनक सेलों से मृदा बनी होती है और जो दक्कन के पठार वाले क्षेत्रों में पाई जाती है वह क्या है? यह स्टेटमेंट काली मृदा के बारे में है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब इसके बारे में जानते हैं कि काली मृदा को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। रेगूर के नाम से भी जाना जाता है और काली मृदा कपास की खेती के लिए काफ़ी उचित समझी जाती है, इसलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और लावाजनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस प्रकार ये मृदाएं दक्कन के पठार यानी कि बेसाल क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है जो कि लावाजनक सेलों से बना हुआ है। यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात के सौराष्ट्र में, उसके बाद आपका मालवा के पठार में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मतलब की घाटियों में। यहाँ पर अगर दक्षिण पूर्व में की बात करें तो यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी के जो घाटियाँ हैं यहाँ पर ये मृदाएँ पाई जाती हैं। तो इसका एक नाम रेगूर है। यह कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं। इससे, ठीक है, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह इसे इसका एक अन्य नाम आता है स्वतः कृषि मिट्टी, ठीक है, इसका एक और भी अन्य नाम आता है स्वतः कृषि मिट्टी। और सबसे अधिक जल धारण क्षमता भी किस मृदा की होती है? तो काली मृदा की सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल और पीली मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कह रहा है कि यह मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जिसके बारे में कह रहा है वह लेटेराइट मृदा का एग्जाम्पल है, न कि लाल और पीली मृदा के बारे में। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण हुआ है। तो यह भी गलत है, क्योंकि इनका लाल रंग, ठीक है, आयरन यानी कि फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन की उपस्थिति के कारण लाल हुआ है, न कि जीवाश्म के कारण। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत होता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि न तो ए सही है और न ही दो सही है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेन में देखते हैं कि अगर बात करें लाल मृदा दक्कन पठार के पश्चिम में नहीं, जबकि दक्कन पठार के कहाँ पे, पूर्व में और दक्षिणी हिस्से के रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यह पूर्वी क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुआ है, जिसके कारण, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत था। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि इनका लाल रंग किसके कारण हुआ है, तो इसका लाल रंग जो होता है लोहे की अधिकता यानी कि Fe फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण हुआ है। तो जिसके कारण दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पूछा है असत्य कौन सा है। तो पहला कह रहा है कि ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो यह तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक उच्च पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है आगे हम आपको बताते हैं। और तीसरा कह रहा है कि इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद एवं रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है कि लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो बी वाला असत्य है। अब किस प्रकार से असत्य है, तो लेटेराइट मृदा ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर तापमान अधिक हो और अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो। तो जब अत्यधिक मात्रा में कहीं पर वर्षा होती है तो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसी में ह्यूमस अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन लेटेराइट मृदा जहाँ पाई जाती है वहाँ पे अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, जिसके कारण इसमें ह्यूमस की कमी हो जाती है। ठीक है, न कि ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लेटेराइट मृदा में ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण बी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है रेतीली और लवणीय होती है। दूसरा कह रहा है कि इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की कम मात्रा होती है। यह भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इस प्रकार की मृदाओं के नीचे की परत में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत साल 1968 में किसके द्वारा की गई थी। क्लब ऑफ रोम के द्वारा, या एजेंडा 21 के द्वारा, या रियो डी जनेरियो सम्मेलन के द्वारा, या पिल आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत साल 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब इसके एक्सप्लेन में जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत साल 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1974 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है सुमेसर की पुस्तक जो है वह स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की और साल 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया। और इस रिपोर्ट ने सतत पोषी विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि साल 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन इसी घटना का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, सुमेसर, जवाहरलाल नेहरू, या दादा भाई नौरोजी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक जो हैं वो सुमेसर हैं। तो सही ऑप्शन होता है बी। यहाँ पे आप एक्सप्लेन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि सुमेसर 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक किसका है, तो सुमेसर का है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो यहाँ पे 1992, 1991, 1993 या 1994। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन साल 1992 में किया गया था। तो सही ऑप्शन होता है आपका ये। यहाँ पे एक्सप्लेन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। और इसमें मैंने बताया कि इसमें बेसिक तौर पर सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए इसका सम्मेलन किया गया था। और साथ ही साथ विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की इसमें बातें की गई थी। इसी पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत एजेंडा 21 को लाया गया था। अगला है कि भारतीय भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पठारीय क्षेत्र विस्तृत है? 43%, 30%, 27% या 25%। तो भारतीय भूभाग के कुल क्षेत्रफल के 27% भूभाग पर क्या है? पठारी क्षेत्र उपस्थित है। इसको एक्सप्लेन में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये 27% किसका है? तो पठार का है। 43% जो है वह मैदान है और यहाँ पे 30% जो है वह क्या है? पर्वत है। तो इस प्रकार से आपका जो पठार के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे 43% मैदान, 30% पर्वत और 27% जो है वह क्या है? पठार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सही ऑप्शन होता है सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे कह रहा है कि इतने क्षेत्रफल के केवल 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर, जैसे पूर्वोत्तर में जो आप 7 सिस्टर्स देखते हैं तो उसमें असम को छोड़कर, ठीक है, 7 सिस्टर में जो 7 राज्य हैं उसमें असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसके साथ ही साथ अब जब जम्मू कश्मीर देखते हो तो जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला इलाका है और अक्साई चीन वाला इलाका है, जिसको हम लोग अक्साई चीन, जिसको कि चीन ने अधिकृत कर रखा है, और पीओके जिसको पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, तो इनके खेती के सर्वेक्षण नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण हमें 93% भूभाग के उपयोग की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्षेत्रफल उपयोग से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसको मैंने रख रखा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं? तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 93% भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। क्यों? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आप जम्मू कश्मीर देखेंगे, जम्मू कश्मीर ऊपर का जो मैप आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला, तो ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, इनके भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास नहीं है। और साथ ही साथ ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस क्षेत्र को हम अक्साई चीन कहते हैं। तो अक्साई चीन वाले क्षेत्र के भी हमें जो क्षेत्र आते हैं उनके भी आंकड़े हमारे पास नहीं है। और साथ ही साथ जो आप पूर्वोत्तर भारत में देखते हो 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर में केवल असम राज्य को छोड़कर अन्य किसी राज्य के बारे में एक्चुअल डाटा हमें उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए भू उपयोग के जो हमारे पास आंकड़े हैं केवल 93% भूभाग के हैं, न कि 100% भूभाग के हैं। तो सही ऑप्शन होता है सी। उसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौतिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो यहाँ पर सभी ने पता है कि 33% वन होना चाहिए। सही ऑप्शन होता है सी। एक्सप्लेन में देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति 1992 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। यानी कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। यह मतलब 1992 की राष्ट्रीय वन नीति जो बनाई गई थी उसमें शामिल किया दिया गया था, और उसके बाद की जितनी भी वन नीतियाँ बनाई गई उसमें इस 33% को लागू किया गया। अगला है कि वर्तमान समय में भारत के लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है? तो यहाँ पे निम्नीकृत का मतलब मैंने बताया कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग न हो, ठीक है, या जो उपयोग लायक ना हो, ठीक है, उपयोग लायक ना हो। तो इस प्रकार की भूमि का मतलब क्षेत्रफल कितना है? तो 12 करोड़ हेक्टेयर भूमि या 13
करोड़ हेक्टेयर भूमि या 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि या 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि। तो भारत में वर्तमान समय में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। एक्सप्लेन में देखते हैं यहाँ पर। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। इनमें से 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आता है, मतलब 28% जो है वह वनों के अंतर्गत निम्नलिखित हुआ है। उसके बाद 56% जो है वह जलों के अपरदन के कारण निम्नलिखित हुआ है। और शेष लौड़ी और छारी हैं कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगला है कि मृदा कैसा संसाधन है। इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है, या नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मृदा जो है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। सही ऑप्शन होता है ए। एक्सप्लेन में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मृदा संसाधन में कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो सही ऑप्शन आपका क्या था, आपका ए, कि मृदा कैसा है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है, ओ, ए, बी या सी। तो मृदा की सबसे ऊपरी परत को ओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओ। ठीक है, तो सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं कि यह जो मृदा की सबसे ऊपरी परत वो क्या है, ए, ओ है। उसके बाद उसके नीचे जो सनस्तर है वह ए है, उसके बाद ये बी है और उसके बाद ये सी है। ओ जो होता है इसमें सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक उपजाऊ सनस्तर कौन सा है, ओ है। सबसे अधिक ह्यूमस किस में पाया जाता है, तो ओ में पाया जाता है। उसके बाद ए में क्या है, तो मृदा अपक्षित, बालूगाद, सिल्ट और मृत्तिकाएं ए में पाई जाती है। बी में क्या होता है, तो इसमें अपक्षयी आधारित चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पर अपक्षय रहित चट्टानें पाई जाती हैं। हालांकि सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओ से पूछा जाता है कि सबसे अधिक ह्यूमस किस में पाया जाता है, ओ में, या सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, ओ है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों, तो आप इसकी मृदा का क्षेत्रफल देखेंगे तो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूरे उत्तर भारत का मैदान का जो निर्माण हुआ है वह जलोढ़ मृदा से हुआ है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी, कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला है कि द्वार और चोट क्षेत्र का संबंध किससे है, पर्वत से, पठार से, नदी से या मैदान से। तो यहाँ पर द्वार और चोट क्षेत्र का जो संबंध है वह मैदान से है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब यहाँ पे जब आप पढ़े होंगे कि जब आप हिमालय क्षेत्र को पढ़ते हैं तो हिमालयन क्षेत्र में जब आप शिवालिक की पहाड़ियों को पढ़ते हैं उसमें पाया जाता है कि शिवालिक की पहाड़ियों में, ठीक है, द्वार और दून जैसी कुछ समतल मैदानों की घाटियां पाई जाती हैं, घासों के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं आप। यानी कि पूर्व में द्वार, पूर्व में आपका द्वार, इन मैदान की घाटियों को द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून कहा जाता है। तो इन्हीं द्वार पर हरिद्वार, ठीक है, स्थित है और इस दून पर देहरादून, कोटली दून स्थित है। और इसी प्रकार के मैदानों को, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर सोनमर्ग, गुलमर्ग स्थित है। और उसी प्रकार के क्षेत्रों को, ठीक है, क्या कहा जाता है, चोट क्षेत्र कहा जाता है। तो इनका संबंध किससे है, तो मैदान क्षेत्र से। इसके एक्सप्लेन में जानते हैं यहाँ पर कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिकाओं की विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसा कि हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी की ऊपरी भागों में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं और ऐसी मृदा परतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे कि द्वार, चोट क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो यहाँ पे द्वार और चोट क्षेत्र क्या है, आपका मैदान का एक एग्जाम्पल है, घास के मैदान का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक से, लैटिन से, रोमन से या फारसी से। तो लेटराइट शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया। आपने पता है कि लेटराइट एक प्रकार की मृदा है और यह ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। और बाकी पिछले क्वेश्चन में हमने लेटराइट मृदा के बारे में बताया कि यह ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहां पर तापमान उच्च होता है और अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। इस मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मसालों और काजू की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में मुख्यतः यह मृदा, ठीक है, पश्चिमी घाट और यहाँ पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है कि बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। इस प्रकार के अपरदन को किस नाम से जाना जाता है, अवनालिका अपरदन, चादर अपरदन, वायु अपरदन या उपरोक्त में से सभी। तो जब बहता हुआ जल
मृत्तिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। तो इस प्रकार के अपरदन को हम लोग अवनालिका अपरदन कहते हैं। जैसा कि आपने चंबल नदी के बारे में सुना होगा कि यह भारत में एकमात्र अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। और इस प्रकार की भूमि को हम लोग उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं, बेडलैंड के नाम से जानते हैं। चादर अपरदन किसे कहते हैं? तो जब जल बहता है तो मृदा की ऊपरी परत को बहा कर लेकर चला जाता है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। वायु के द्वारा मृदा की जो ऊपरी परत बहती है उसे वायु अपरदन कहते हैं। और वायु अपरदन को किसानों की मौत भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसानों की मौत किसे कहा जाता है? तो वायु अपरदन को, क्योंकि मृदा की ऊपरी परत उपजाऊ होती है और वायु की द्वारा मृदा की ऊपरी परत को बहा लिया जाता है, जिसके बहा के लेकर चला जाता है और जिसके कारण यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसे किसानों की मौत कहा जाता है। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन ये भी करते हैं। बहता जल मृत्तिकाओं युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिका कहते हैं। और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। इस प्रकार की भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। और भारत में इस प्रकार की भूमि का एकमात्र उदाहरण है चंबल नदी की घाटी। तो आपसे ये भी पूछा जा सके कि भारत में अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह या अनवीकरणीय योग्य? तो आपने पता है कि लौह अयस्क जो है वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य या मानवकृत या अजैव या अचक्रीय? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। तो सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण मैंने बताया कि जो खेती उपयोग लायक नहीं रह जाता है उस प्रकार की भूमि को भूमि निम्नीकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनों की कटाई या अति पशुचारण? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है? आपका अधिक सिंचाई है। तो सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में या उत्तराखंड में? तो सीढ़ीदार खेती जो होती है वह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो इनमें से पहाड़ी राज्य कौन सा है? तो आपका डी वाला है उत्तराखंड। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड राज्य में की जाती है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा के बारे में मैंने आपको बताया कि काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो सही ऑप्शन होता है सी। और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसे रेगूर के नाम से भी जाना जाता है इसमें। और इसका एक अन्य नाम आता है स्वतः कृषि मिट्टी। साथ ही साथ सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता भी किसमें होती है? काली मृदा में ही होती है। और यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। ये सारे काली मृदा के गुण हैं। तो दोस्तों यह कक्षा 10 का पहला अध्याय रहा संसाधन एवं विकास और उससे संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अब अगला अध्याय हम जल्दी लेकर आएंगे। तो अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।